जी नमस्कार। मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सेकंड में। पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन आपका है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का है। यदि संख्याएं 2, 3, 8 और 11 का मानक विचलन आपको दे रखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, चार संख्याएं दे रखी है 2, 3, 8 और 11 और मानक विचलन दे रखा है। मानक विचलन दे रखा है जिसे हम सिग्मा मानक विचलन क्या दे रखा आपको, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 3.5। ठीक है, और चार संख्याएं दे रखी है। तो आपका जैसे मानक विचलन है ऐसे यहाँ पे आपका एक प्रसरण का वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लेकर आऊं मैं, मानक सूत्र लेकर आऊं, प्रसरण वेरिएंस आपके सिलेबस में शामिल है ये वेरिएंस। प्रसरण प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा का स्क्वायर इक्वल में समेशन एक्स आई, जहां एक्स है वो संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है और इसका स्क्वायर लेना है, डिवाइड में एन, माइनस का चिन्ह आएगा, फिर यहाँ पे वापस सिग्मा एक्स आई डिवाइड में एन और इसका होल स्क्वायर लेना है। ये आपका प्रसरण का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। क्योंकि इसमें सिग्मा है, सिग्मा आपको दे रखा है, एन का मतलब संख्याएं है और एक्स आई, थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं, फॉर्मूला भी याद कर लेना। इस एक्स आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं। तो यहाँ पे जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। तो आपको टोटल संख्याएं कितनी दे रखी है, 4। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, x1 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर और उनका क्या लेना, आपको योगफल लेना है। तो कुल मिला के संख्याओं के वर्गों का योगफल है यहाँ। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है तो योगफल ही, लेकिन संख्याओं का है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है ना, उसका योगफल है। फिर यहाँ पे होल की पावर 2 है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे किसका योगफल है, संख्याओं के वर्गों का है। और यहाँ पे योगफल किसका, केवल संख्याओं का है। ठीक है, डिवाइड में यहाँ n है और होल के साथ में स्क्वायर है और यहाँ केवल डिवाइड में n और यहाँ चिन्ह माइनस का होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये आपके वेरिएंस प्रसरण का फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पे डाटा दे रखे सारे, एक इक्वेशन का रूप लेगा और चार ऑप्शन में मैच कर जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन बची है, अगर फॉर्मूला याद है तो। अच्छा, 3.5 का स्क्वायर लेना है। इसे अगर थोड़ा सा अरेंज करें, मेन फॉर्मूला तो यही है, एन स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और वो यहाँ इंटू में जाएगा, क्रॉस गुणा होने के बाद एन स्क्वायर इंटू में सिग्मा का स्क्वायर इक्वल में यहाँ एन है और एन स्क्वायर आएगा तो एन एक इंटू में चला जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ वर्ग करके जोड़ना है, यहाँ जोड़ के फिर वर्ग करना है। अब वैल्यू रख दो, एन का मान है वो आपके पास 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। एन का मान कितना आपके पास में, 4। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा सिग्मा का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर है, अगर पॉइंट हटाऊं तो बटे में 10 ले सकता हूं और स्क्वायर करना तो 2 बार लेना है, बराबर में एन, एन का मान 4 ही है। आज एक्स आई का स्क्वायर मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो इनको जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा, 11 का स्क्वायर 121। बस, फिर माइनस समेशन किसका, 2, 3, a 11, 2 प्लस 3
2 प्लस 3 प्लस ए 3 प्लस ए प्लस में 11 और का क्या लेना आपको होल स्क्वायर लेना है। अब इसे हल करना है। हाँ जी 5 गुणा 7 35 5 गुणा 2 10 5 गुणा 7 35 5 गुणा 2 10 2 गुणा 2 4 4 गुणा 4 16 7 गुणा 7 49 49 को जब 4 से गुणा करें तो 200 से 4 कम होगा 196 196 तो 196 इक्वल में हाँ जी 121 प्लस में 9 130 134 134 का 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12 और 1 13 और 4 एकम 4 तो 34 4 चौक 16 4 3 12 4 एकम 4 और 1 5 फिर 4 ए स्क्वायर से भी गुणा होगा तो प्लस 4 ए स्क्वायर फिर यहाँ पर 11 प्लस में 3 14 और प्लस में 2 16 16 प्लस ए का स्क्वायर है 16 प्लस ए का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर 256 प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 16 गुणा 2 32 ए एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी आप। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है यहाँ पे जो साइन है वो माइनस के हैं। क्यों? यहाँ माइनस का चिन्ह है इसकी वजह से माइनस के हो जाएंगे सर। तो माइनस का 16 का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का 16 गुना 2 32 ठीक है। अच्छा अब सभी को एक तरफ कर लो इक्वेशन आ जाएगी आपकी। अच्छा 4a स्क्वायर है ये माइनस का है तो 3a स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा ये प्लस का है ये माइनस का है ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा और 32a है वो माइनस का है 32a किसका माइनस का है। वैसे तो ऑप्शन पे जाए तो आपको केवल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसमें 3a स्क्वायर भी है और माइनस का 32a भी है। और आगे कर लेते हैं 536 है और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 256 और 196 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो 536 में से 256 माइनस करो फिर 196 भी माइनस कर लो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको प्लस का 536 प्लस का 536 माइनस 256 और माइनस 106 बराबर में 0 बच जाएगा। फिर ये बनेगा 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 80 और इक्वल में 0 चलो सही है ठीक है ना। दोनों को जोड़ोगे तो 6 6 12 15 2 3 और 1 4 536 में से घटाओगे 6 में से 2 जाएगा 4 13 में से 5 जाएगा तो प्लस का 84 बच जाएगा। एकदम आराम से आपको मैंने समझाया। खास बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो ये फॉर्मूला किसका है ये फॉर्मूला आपका वेरिएंस का है प्रसरण का है। ये मानक विचलन और प्रसरण और माध्य विचलन तीनों ही आपके सिलेबस में शामिल है और सांख्यिकी का ही आपका क्वेश्चन है। सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर का मान बताना है। आपको बाइनोमियल दे रखी है और के पदों का गुणांक समान दे रखा है ठीक है ना। तो आरवी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो फॉर्मूला लिखो। आरवी टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है अगर a प्लस बी की पावर n के रूप में मैं आरवी या k प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाता है एन सी के इंटू में a की पावर n माइनस के इंटू में b की पावर k। ध्यान क्या रखना है यहाँ जितना नंबर होता है उससे एक कम ये होता है और यहाँ जो होता है वही सेम यहाँ इसकी पावर में होता है ठीक है। अब जो बाइनोमियल दे रखी है आपको एक प्लस एक्स की पावर कितनी दे रखी है 18 इसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं टी के प्लस 1 एन की जगह 18 आ जाएगा सी ए का मान अभी पता नहीं है ए की वैल्यू 1 है 1 की पावर यहाँ पे एन माइनस के कुछ भी हो
1 ही बनना है, p की वैल्यू x है, x की पावर k बच जाएगा केवल, ठीक है ना। अब आपको कौन से पद के, एक तो आपको लेना है 2r+4 और एक लेना r-2, इनके कोफिशिएंट लेने हैं और हमें पता है कोफिशिएंट केवल यही बताएगा, लेकिन यहाँ k का मान क्या है वो निकालना पहले, ठीक है ना। अगर k+1 की जगह, दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर k+1 की जगह, k+1 टर्म की जगह मुझे 2r+4 टर्म बताना है, 2r+4 टर्म बताना है, तो k का मान मुझे यहाँ पे 2r+3 लेना पड़ेगा। अगर यहीं पर सेकंड क्या है, यहीं पर k+1 टर्म की जगह r-2 लेना है मुझे, r-2 लेना है, तो k की वैल्यू हो जाएगी r-3, r-3, ठीक है। अब एक बार k का मान ये रख लो, एक बार k का मान ये रख लो और दोनों कोफिशिएंट को बराबर कर दो, क्योंकि सवाल में क्या बता रहे हैं, गुणांक है बराबर। तो यहाँ पे 18c k की जगह जाएगा 2r+3 और इधर 18c k की जगह आ जाएगा r-। अब हमें ये पता है होना चाहिए कि जब कोफिशिएंट ये बराबर होते हैं c के फॉर्मेट में, तो c के ऊपर अगर नंबर सेम है तो नीचे वाले नंबर पे दो प्रॉपर्टी काम करती है, या तो इन दोनों का योगफल 18 के बराबर है या फिर ये दोनों एक दूसरे के बराबर, दो कंडीशन बनती है। या तो क्या होगा 2r है, या तो होगा 2r+3 है, वो बराबर होगा r-3 के, या फिर होगा 2r+3 प्लस में r-2, इन दोनों का योगफल जो c के ऊपर 18 या n है उसके बराबर होगा। ये दो हो सकती है, इसमें से कौन सी पॉसिबल है देख लेंगे। ये r इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, r की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जबकि यहाँ पर r का मतलब r+1 टर्म होता है, r का मान है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है ना। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यहाँ से आपका आंसर बनेगा 3r, यहाँ से प्लस का 1, ये गलत ले लिया यहाँ पे, r-3 है, r-3 है, यहाँ r-3 ही लेना है। ये तो हो जाएगा 0 और 2r+r 3r बराबर में कितना 18 है, r का मान आ जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा, तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान है, कंप्लीट बेसिक से बताया। अच्छा, ये आपका एक एक और आच्छादक 1-1-2 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको जो फंक्शन दे रखा है वो x के रूप में ही दे रखा है, आपको जो फंक्शन दे रखा है वो x के रूप में ही दे रखा है, ठीक है ना। आपको जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, x के रूप में ही दे रखा है। अगर फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो 1-1 कैसे तय करते हैं, आप क्या करोगे, x के कोई दो मान लोगे और उन दोनों मानों के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। एक आप पॉजिटिव लेना, एक नेगेटिव लेना। जैसे एक बार मैं x की जगह x ही रख लेता हूँ, एक बार x की जगह -x रखता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं x की जगह -x रखूँ, क्या रखूँ, -x, तो -x का स्क्वायर भी +x स्क्वायर ही होता है, और यहाँ भी x स्क्वायर है तो -x का स्क्वायर भी +x स्क्वायर ही होता है। तो मेरे पास आया कि मैंने x की जगह कोई नेगेटिव नंबर -x लिया और फिर मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक की, तो फंक्शन की वैल्यू सेम वही आ रही है, यानी कि +x में भी वही है और -x में भी वही है। जब x और -x दो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट अगर सेम आ रहा है, आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो वो 1-1 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। आउटपुट अगर सिंगल आ रहा है तो वो 1-1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर f(x) है और f-x है, x और -x पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब फंक्शन 1-1 नहीं है, ठीक है ना। नॉट 1-1 है, या फिर उसे मैनी 1 बोल सकते हो, नॉट 1-1, या फिर उसे कह सकते हो मैनी 1। अब ये तो हो गया आपका 1-1 से करने का। अब बात आती है ऑन टू की, अब बात आती है ऑन टू या आच्छादक की।
आच्छादक हमें कैसे चेक करना है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से समझ लो। आच्छादक हमें कैसे चेक करना है तो भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे फंक्शन है वो आपका, तो डिफरेंट वैल्यू पे सेम ही वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन है वो नॉट वन वन है, नॉट वन वन है, एक ही के नहीं है। अब हम बात करें किसकी, ऑन टू की। अगर हम बात करें ऑन टू की, तो ये एफ एक्स का मतलब है हम इसको वाई के बराबर ही लेके चलते हैं, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, हमारा ये फंक्शन है। तो आपको क्या इसको चेंज करना है, इसको चेंज करके x के बराबर इसको चेंज कर देना है कि x के बराबर y की टर्म आ जाए इसमें, ठीक है ना। तो इसको चेंज करेंगे, क्रॉस गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म एक तरफ कर लो तो ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस वन बराबर में क्या बचेगा, ये भी उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2y है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले ले और इधर भी माइनस कॉमन ले ले, नीचे भी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास आ गया ये वाला एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, 8 प्लस 2y, 8 प्लस 2y बटा में 1 माइनस 1 1 माइनस वाई। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। इधर वाले को देखें, किसी संख्या का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो इसके बराबर में है वो भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। ध्यान से समझना यहाँ पे, का मतलब है 8 प्लस 2y है और 1 माइनस वाई है वो भी बड़ा होगा या बराबर होगा 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y के दो मान निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x का मान सॉरी y का मान क्या क्या हो सकता है, एक इंटरवल बन जाएगा। ऊपर वाला है, एक बार तो यहाँ 2 कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दे, इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो 4 प्लस वाई बटा में बटा में अगर माइनस से मैं गुणा कर दूं दोनों तरफ, साइन है वो उल्टा भी हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया या फिर दोनों तरफ माइनस का गुणा किया है। जब भी माइनस का गुणा करते हैं तो जो असमिका होती है, इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ ग्रेटर देन था फिर लेस देन पे हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इसके रूल होते हैं। और यहाँ पर आपका एक अलजेब्रा में टॉपिक भी है, इनइक्वलिटी, ठीक है ना, इनइक्वलिटी ऑफ इक्वेशन इन लीनियर और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, तो वो वाला भी यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। या अंश और हर को दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लो, y प्लस 4 बराबर 0 लो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -4, और y माइनस 1 बराबर 0 लो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +1, प्लस है 1। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें यहाँ पे, आगे बताऊंगा मैं। चलो पहले इसको नंबर लाइन पे शो करो। अगर इसको हम नंबर लाइन पे शो करें, -4 पर 1, -4 पर 1, तो यहाँ पे नंबर लाइन, मान लो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं अपन, यहाँ पर फर्स्ट नंबर लाइन होगी और इस पे जो नंबर हमारे थे -4
और एक था +1 और ये दोनों नंबर ले तो आपके पास यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए। 3 इंटरवल बन गए, इन इंटरवल से वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है और फिर फंक्शन के हिसाब से ये 4 + y y - 1 4 + y y - अच्छा, एक से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे मैं 2 सोचूं यहाँ पे, ठीक है ना, 2 सोचूंगा तो ये नंबर पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस फिर प्लस आएगी। ये वे भी कर्व मेथड है या साइन स्कीम मेथड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है हमें आंसर क्या चाहिए, लेस देन, इसका मतलब नेगेटिव में चाहिए। नेगेटिव में चाहिए तो हम इसमें कौन से इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाले को। कौन से को करेंगे, नेगेटिव वाले को। इसका मतलब हमारा आंसर वो यहाँ से आएगा, हमारा आंसर है वो इस इंटरवल से आएगा, ठीक है ना। यहाँ के लिए अब यहाँ पे -4 है और 1 है। अब -4 को शामिल करना है या 1 को शामिल करना है, कुल मिला के यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा काम में ले रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखना, क्योंकि -4 है वो ऊपर बनेगा भाई, y +4 से -4 आया है, -4 से ऊपर 0 बनेगा और 0 बराबर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे -4 है वो इंक्लूड हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट के साथ आएगा। लेकिन ध्यान देना y - 1 बराबर 0 लिया तो y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 के लिए बट्टे में 0 बनेगा और बट्टे में 0 का मतलब अपरिभाषित होता है। इसका मतलब y का मान 1 के नजदीक जाएगा, 1 कभी भी नहीं होगा, 1 कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब 1 शामिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना आपको, ओपन ब्रैकेट के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। और जो y की वैल्यू होती है वो फंक्शन का मान होता है, फंक्शन का मान ही रेंज कहलाता है। फंक्शन का मान ही क्या कहलाता है, रेंज। तो ये हमारे पास आ गई रेंज, हमारे पास क्या आ गई, रेंज। इसका मतलब रेंज है वो एक इंटरवल तक सीमित है। और आप यहाँ पे देखोगे कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन है, वो दोनों ही रियल नंबर है। दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो कोडोमेन है, सह प्रांत है और रेंज है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होती है तो फंक्शन आच्छादक भी नहीं होता, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है ना। जब कोडोमेन और रेंज बराबर होती है तो फंक्शन है वो ऑन टू होता है, अगर बराबर नहीं होती है तो वो नॉट ऑन टू होता है। कारण क्या है, कोडोमेन में सारे रियल नंबर आ रहे हैं जबकि रेंज में केवल इतना सा इंटरवल काम आ रहा है, ये वाला। तो ये दोनों तो बराबर तो नहीं है ना, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है तो नॉट ऑन टू। ना तो एक ही है ना ही आपका आच्छादक है, तो नाइदर नोर वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, नाइदर नोर। एकदम डिटेल से आपको मैंने समझाया है ऐसे 1 1 और ऑन टू कैसे चेक करते हैं। 1 1 के लिए ये तरीका ठीक है, ऑन टू के लिए y बराबर जो दे रखा है x के रूप में उसको कैसे भी चेंज करके x बराबर y के रूप में कन्वर्ट कर दो। y क्या है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट, आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, 3 का ऑर्डर दे रखा है और साथ में पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। जब 2 मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या घटाया जाए, जब 2 मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या घटाया जाए तब हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ही मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की होंगी, या फिर कह दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर का मतलब ए और बी जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ए का जो ऑर्डर है वो बराबर है बी के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है ना। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम उसी ऑर्डर में आएगा जो ऑर्डर ए और बी का था। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका या तो 3 क्रॉस m ऑर्डर का आएगा या फिर कह दो 3 क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आ जाओ, m क्रॉस 3 है गलत है, 3 क्रॉस 3 गलत है, m क्रॉस n गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। 3 क्रॉस n मिल जाए तो भी ठीक है, 3 क्रॉस m मिल जाए तो भी ठीक है। तो हमेशा सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही जोड़ी जाती है और घटाई जाती है।
और जोड़ने घटाने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी, भाई इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, वो भी सेम उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की ए और बी थी, ए और बी थी। अच्छा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है। कैसे इसे हल करना है आराम से समझो। कोट टू कोट इनवर्स, तो यहाँ बाहर भी कोट है अंदर भी कोट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कोट को अगर 10 में चेंज करके और आगे हम हल करें थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको हम उल्टा कर दें, इसको हम उल्टा करें, ये 1/10 बटे में 10 में चला जाएगा, और अंदर जो एंगल है कोट का, और नीचे 10 का एंगल बन जाएगा कोट इनवर्स। अभी एक काम और करना, ये वाला कोट तो चेंज हो गया, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये इनवर्स का है। इनवर्स का कैसे चेंज होगा, जैसे इस अंदर वाले को भी 10 में चेंज कर लें, -2 यहीं पे चेंज कर देता हूँ। जैसे ये सिंपल कोड चेंज हुआ है 10 में, तो 1/, में चला गया, 1/, में चला गया, ठीक है ना। कोड बराबर 1/10 होता है, 10 बराबर 1/कोड। लेकिन कोड इनवर्स चेंज होता है ना, तो कोड इनवर्स 10 इनवर्स में जब चेंज होगा, तो केवल अंदर वाली जो वैल्यू होती है इसके, वो उल्टी हो जाएगी। तो 3/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। यही काम करना है। इस कोड का 10 में चेंज होना अलग चीज है, इस कोड इनवर्स का 10 इनवर्स में चेंज होना अलग चीज है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोड चेंज हुआ तो नीचे 1/, में चला गया पूरा, कोट समथिंग है वो 1/10 समथिंग हो गया। लेकिन जो अंदर कोट इनवर्स है उसको मैंने 10 इनवर्स किया, तो कोट के अंदर इनवर्स के अंदर जो वैल्यू 3 है तो उल्टा 1/3 ले ली। अच्छा, अब यहाँ पे 10 आ गया, इस पूरे को 10 इनवर्स में चेंज करना है। यहाँ पे 2 10 थीटा, 10 इनवर्स थीटा से ऐसा कुछ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 10 इनवर्स है, इसको हम एंगल के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 10 इनवर्स 1/3 है, वो एक एंगल थीटा के बराबर, एक एंगल थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/3। अगर टेन थीटा का मान 1/3 है, तो इससे मैं ट्राइंगल बना दूं, इससे अगर मैं क्या बना दूं, ट्राइंगल। इससे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं 1/3 से, तो आपका ट्राइंगल बनेगा 1/3। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, रूट इनका स्क्वायर 9 - 1 8, √8 कितना आ जाएगा, इनका स्क्वायर 9, 9 - 1 8। तो यहाँ पर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 1/10 5/4 -2, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे अब, थीटा। तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है 10 a - b, 10a - b की आइडेंटिटी होती है 10a - 10b बटा में 1 + 10a इंटू में 10। इसे अगर हम हल करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी क्या, 1/10a 1/10a -10b डिवाइड में 1 +
10A इंटू में 10B। अब टेन टू थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। पहले टेन टू थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्या होगा, ठीक। अच्छा, तो टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस या माइनस हाँ जी, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, और कोस में साइन बटा कोस, 1 माइनस टेन स्क्वायर होगा। अब यहाँ टेन थीटा का मान आपके पास है कितना, 1/3। टेन थीटा का मान अगर 1/3 है तो ये 2/3, 1/1, 1/3 का स्क्वायर 1/9। इसे हल करेंगे तो 2/3 बटा में 8/9, तो 2 × 4 और 3 × 3, तो ये बनेगा आपका 3/4। तो टेन टू थीटा का मान आ गया 3/4। टेन टेन 45 का मान होता है 1, और इसका मान आया डिवाइड में 1 प्लस 1 गुणा 3/, तो यहाँ पर ये नंबर उल्टा हो जाएगा, तो 4 3 7, 7/4 बटे में 4 एकम 4, 1/4। वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7। वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 7। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +7। यहाँ कुछ फॉर्मूले जरूर यहाँ पे काम आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जरूर काम, कैसे भी इस क्वेश्चन को लेके चल सकते हो, आपका लास्ट आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा का है, जो चैप्टर नंबर आपका 10 नंबर का चैप्टर है सिलेबस में। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट इंटरसेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट इंटरसेक्शन, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालनी है किसकी, इस पॉइंट की एक दूसरे पॉइंट के साथ, और वो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन का और इस प्लेन का। इस लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पहले वो पॉइंट पता लगाओ और उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बतानी है। तो दूरी का फॉर्मूला तो नॉर्मल है, पहले वो पॉइंट निकालना है हमें, वो पॉइंट हमें निकालना है। एकदम आराम से इस क्वेश्चन को समझना। आपको लाइन है, आपको जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है क्या, 2 ik - jk + 2k प्लस में लेमडा इंटू में 3i + 4j और प्लस में 12k। ये आपको एक लाइन दे रखी है, और आपको समतल का समीकरण दे रखा है। उस समतल को अगर मैं कार्टेशियन एक्स वाई जेड में चेंज करूंगा तो इस आर वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा, वो इससे इंटू होगा, और यहाँ पे हर जगह क्या है, 1 है, -1 है और +1। आपका समतल का जो फॉर्मूला बन जाएगा प्लेन का, वो बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा x - y + z, सही है ना। आई जे और के इंटू में +1 -1 +1, एक्स वाई जेड से इंटू कर दो, बराबर में क्या है 5, बराबर में क्या है, एक तो लाइन दे रखी है, एक प्लेन दे रखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इसका मतलब इन दोनों का एक पॉइंट कॉमन है जहां वो इंटरसेक्ट कर। तो सबसे पहले इस लाइन से एक जनरल पॉइंट का फॉर्मूला हम निकालें। जनरल पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है क्या, मान लो एक पॉइंट एक्स वाई जेड है, एक पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और वो एक्स वाई जेड है वो इस लाइन पे भी है, इस प्लेन पे भी है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन होगा तभी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो एक्स को इस लाइन से कैसे निकालते हैं, समझना। एक्स को कैसे निकालेंगे, इसका आई कैप और लेमडा के साथ आई कैप है, वो एक जगह हो जाएगा। आई के इंटू में क्या है 2, और यहाँ 3 इंटू में लेमडा, और प्लस का चिन्ह है, जैसा चिन्ह है वैसा ही चलेगा। ऐसे ही वाई निकालना है,
तो जे केप यहाँ जे केप है, यहाँ जे केप क्या -1 है, यहाँ जे केप इंटू में 4 है और लेमडा प्लस का वो +4 लेमडा। और ऐसे ही आपको क्या निकालना है यहाँ पे देंगे, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 12 है और प्लस के दोनों जगह 2 प्लस में लेमडा 12 लेमडा। x y और z हमने निकाल ली। ये x y z है वो इस लाइन का एक जनरल पॉइंट है। अगर यही पॉइंट इस लाइन पे इस प्लेन पे भी चला जाएगा तो इसका मतलब इन दोनों के लिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है लेमडा पर। वो किस पे डिपेंड करता है, लेमडा पर, क्योंकि जनरल पॉइंट का मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पर किसी पॉइंट की बात करता है। ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, वो एक सामान्य बिंदु है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु है उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। अब कहाँ किस पॉइंट की बात हो रही है वो लेमडा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट समतल के ऊपर है, क्योंकि समतल को इंटरसेक्ट करेगा तो समतल के ऊपर तो जाएगा ना। अगर हम मान लें कि ये पॉइंट है वो समतल के ऊपर है तो उसके हिसाब से लेमडा आ जाएगा। अगर ये पॉइंट समतल पे है तो समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दो। की वैल्यू क्या है 2 + 3 लेमडा। वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और प्लस जेड की वैल्यू है 2 + 12 लेमडा। इक्वल में क्या है 5। इसे हल करो, 3 - 4 और प्लस का 12 है तो कितना बचेगा, माइनस का 11, सॉरी प्लस का 11 लेमडा। तो -1 + 1 प्लस का 3 प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा 2 + 3 लेमडा -1 + 4 लेमडा और 2 + 12 सही है ये। और x की वैल्यू y की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 11 लेमडा 2 + 1 3 3 + 2 5 और प्लस का 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 - 5 क्या बचेगा 0। जीरो में किसी का भाग दो, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 0। तो लेमडा की वैल्यू 0 के लिए ये वाला पॉइंट समतल पे होगा। लेमडा की वैल्यू 0 के लिए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो था ही, वो पॉइंट इस समतल पे भी होगा। इसका मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट होगा तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसमें लेमडा की वैल्यू 0 रख दो, एक्स वाई जेड आ जाएंगे आपके पास, एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो कॉमन पॉइंट था दोनों का वो क्या आ जाएगा, 0 रखूंगा तो 2, 0 रखूंगा तो -1 और 0 रखूंगा तो +2। इस प्रकार एक पॉइंट तो हमें दे ही रखा था, दूसरा पॉइंट हमने निकाल लिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सा ही होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सा ही होता है अंडर रूट x का डिफरेंस का स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस 1 करूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस -1 -5 करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 + 2 12 का स्क्वायर। इसको एक बार और हल कर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 जोड़ दो तो 40 50 60 169 है, 169 है। वन सिक्सटी नाइन और 169 है उसका वर्गमूल होता है 13। इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 13। क्या आ जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है वो 13 इकाई है। ठीक है, बिल्कुल आराम से और आसान बेसिक से बताया आपको। ये वाला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को करो इससे पहले मैं एक डायरेक्ट आपको तरीका बताता। मान लो आ जाए और समय कम हो, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो a बटा में b + cos x और dx 0 से पाई है और a है अगर b से बड़ा है, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा पाई अपॉन में a स्क्वायर, पाई अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
जैसे यहाँ फाइव ए की जगह 5 है और बी की जगह 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4। आपके इस क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन 1। ये तो हो गया एक रटने वाला तरीका। अगर आपका क्वेश्चन है वो इसके जैसा है, इसके जैसा ही है, यहाँ ए बी से बड़ा होना चाहिए, अगर बी ए से बड़ा होता तो ये परिभाषित नहीं होता क्योंकि वो बटे में 0 बना देता, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और फिर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा और ए बी का मान यहाँ देख के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा पाई बटा में। अब इसको हम बेसिक से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट है वो 0 से क्या है पाई है, और 1 अपॉन में क्या है पाई प्लस में टी कोस टी एक्स। अब इसे अगर विस्थापन विधि से करें, कोस एक्स को अगर टी माने तो कोस एक्स को टी मानेंगे, कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन। तो साइन आपको ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमें कोस एक्स की जगह डायरेक्ट टी नहीं रखना, अब इस कोस एक्स को चेंज करना है। सामान्यतः साइन और कोस को हम हमेशा टेन की टर्म में चेंज करते हैं, टेन में चेंज करते हैं, और टेन को साइन कोस, तो कोस को टेन में चेंज करना है, तो कोस एक्स है, तो कोस से टेन कैसे बनता है, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जैसे यहाँ एंगल जितना भी होता है, जैसे एक्स के लिए बना लेते हैं, अगर यहाँ एंगल एक्स है टू थीटा के, तो यहाँ पे आपका होता है टू टेन थीटा, और ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है बड़ा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री को, तो टू थीटा के सामने हमेशा टू टेन थीटा को रखना, फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे साइन टू थीटा लिखना है, साइन टू थीटा तो वो हो जाएगा टू टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोस लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन को लिखना है टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इनका उल्टा करोगे सेक कोसेक और कोट भी बन जाते हैं। तो ये आइडेंटिटी से, इस ट्रायंगल से आइडेंटिटी याद रखो टू थीटा वाली। हमें किसका चाहिए कोस का, तो कोस एक्स का चाहिए, तो यहाँ पे एक्स लेना है, कोस टू थीटा का क्या बढ़ेगा आधार बटाकरण 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन टू थीटा की जगह में एक्स लेना है, क्या लेना है एक्स, और यहाँ टू थीटा का आधा थीटा होता है, तो यहाँ एक्स का आधा हो जाएगा एक्स बटा 2, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा, एक्स की जगह ये रख दो, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में रख देना। तो पहले अंदर वाला ही ले रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर लास्ट में। तो 1 प्लस 5 प्लस 3 इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करना फिर रख देंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुना होगा और बटे में ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस में 5 टेन स्क्वायर, 5 प्लस में 5 टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस में 3 माइनस में 3 टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, और डिवाइड में क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, डिवाइड में क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और वो चला जाएगा ऊपर, वो चला जाएगा ऊपर। 1 प्लस टेन स्क्वायर को आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। यहाँ 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8, माइनस का प्लस का 5 माइनस का ये है तो माइनस का क्या बचेगा 2, सॉरी प्लस का बचेगा 2, 2 टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, ये हो गया सिंपलीफाई। अब इसको हमें यहाँ रखना है, फिर आगे क्वेश्चन को हल करना है। तो आगे समझा, सेक स्क्वायर 8 प्लस में
आपका क्या बना, आई बराबर 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 डिवाइड में 8 प्लस में 2 इंटू में एन स्क्वायर एक्स बटा 2। अभी तो केवल सिंप्लीफाई हुआ है, अभी तो केवल सिंप्लीफाई हुआ है, इसको थोड़ा सा सरल किया है। अब आगे आपको मेथड लगाने, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाओ या कोई, यहाँ पे अगर 2 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले सकते, 1/2 तो कॉमन ही आ रहा है ना, तो 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 डिवाइड में 4 गुणा 2 8, और ये 2 बाहर आ चुका, तो क्या बचा टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर को हम ले लेते हैं, क्या 10 को ले लेते हैं अपन, 10x बटा 2 को ले लेते हैं टी, मानो 10x बटा 2 है वो टी, 10x बटा 2 वो क्या है, टी है। इसका अगर अवकलन करेंगे तो 1/2 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर टी। अच्छा, तो 1/2 तो ये था ही, इसका मतलब इस कंप्लीट की जगह आ जाएगा डी टी, 1/2 को अगर अंदर ले यहाँ पे और चेंज हो जाएगा, ये प्रकार ये आपका जो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट करेंगे एक बार 1/2 यहाँ ले लेते हैं क्योंकि ये साथ में है, x/2 का बना है चेन रूल के हिसाब से, और इसकी जगह डी टी आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा क्या डी टी, डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस में 10x बटा 2 को टी लिया है, यहाँ स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ये बन गया, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है अभी, ठीक है ना। लेकिन लिमिट आपको टी के रूप में लेनी है, कैसे लेनी है आप, अगर यहाँ पे x का मान है, क्योंकि x में थी लिमिट, x बराबर 0 थी, और कहाँ तक थी, x बराबर पाई तक थी, अगर x 0 लूंगा तो टेन जीरो पे टी का मान 0, अगर पाई लूंगा, पाई बटा 2 90, 10 90 होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब यहाँ ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सेट होगा आपका वो होगा 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स का, इसका फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स का, ठीक है ना। तो यही भी लिख देता हूँ फिर फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन टी अपॉन यहाँ पर यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है एक बार तो चेक करो। हाँ जी, क्या कैलकुलेशन ठीक चल रही है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना है केवल आपको, तो इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ एक, टेन इनवर्स 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा टेन 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस में सी तो सुनता ही लेकिन लिमिट में हट जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है, 1/a 1/a, ए की वैल्यू क्या है 2, 1/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर टेन इनवर्स
एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे टी, ए की वैल्यू क्या है 2, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। अब रख दो, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर रख देंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी होगा यहाँ पे और माइनस 10 इनवर्स 0। अच्छा 10 इन्फिनिटी है, हमें पता है कितने डिग्री पे होता है, 10 का मान इन्फिनिटी है वो 90 डिग्री पे होता है, 10 का मान 0 है वो 0 डिग्री पे होता है। तो 1/2 को अंदर गुणा करूंगा तो पाई बटा में कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है वो पाई बटा 4 होगा, जो मैंने पहले शॉर्टकट मेथड से बताया है, लेकिन बेसिक आना जरूरी है। ध्यान रखना क्या यहाँ पे नोटिस करने वाले जो पॉइंट है वो क्या है कि मैंने यहाँ पे cos x को डायरेक्ट टी नहीं माना। सपोज आप टी मान भी लेते तो cos का साइन हो जाता है, ऊपर आपको साइन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं लगानी, इसको आपको चेंज करना है। जैसे साइन cos मिले तो उसे टेन में चेंज करने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं आपको याद करने हैं। जैसे 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने बना लिया यहाँ पे, इसका लंब है 2 tan थीटा है, आधार 1 माइनस टेन है और कर्ण 1 प्लस टेन स्क्वायर, इन तीनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है साइन, आधार बटा कर्ण क्या हो जाता है कोस, और लंब बटा आधार क्या हो जाता है टेन। तो हमें किसका चाहिए था कोस का, तो कोस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। फिर यहाँ पे 2 थीटा है, हमें क्या चाहिए एक्स, इसको अगर एक्स लेंगे, इसका आधा यहाँ पे है तो एक्स का आधा एक्स बटा 2 एक्स बटा 2। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार, लास्ट में जाके हमने टेन एक्स बटा 2 को टी माना, क्योंकि टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर ऊपर बन रहा है। ऐसा फॉर्मेट सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ऐसा फॉर्मेट बनाना सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एक्स वाई एक प्लेन दे रखा है और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो वो रेखा है इसके पास होती है, इसके पास होती है, तो इसके किसी पॉइंट से पास होगी तो इसका वो पॉइंट है उस लाइन को डिवाइड करेगा, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, आसान क्वेश्चन है। देखो एक्स वाई तल पे, इस पे एक्स वाई तल, अगर एक्स वाई तल है इसका मतलब वहां पे उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, जेड निर्देशांक क्या है 0 है, ठीक है ना। अगर जेड निर्देशांक 0 है, जेड निर्देशांक 0 है तो सेक्शन फॉर्मूले से हम मान लेते हैं कि एक्स वाई तल है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जेड निकालना है। कैसे निकालना है, हाँ जी ये दोनों पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 3 4 और 2 - 5 है, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, ठीक है ना, ये 2 है, ठीक है। तो z निकालना है तो इसकी z वैल्यू मिले और इसकी भी z वाली वैल्यू, तो 6 इंटू में के 6 के 6 इंटू में के 6 के इंटू में 4 इंटू में 1 4 6 के प्लस 4 डिवाइड में क्या होगा के प्लस 1 के प्लस। अब हमें पता है कि z का मान तो 0 है ना, z का मान 0 है तो 0 रखूंगा, तो 6 के प्लस 4 डिवाइड में के प्लस 1 इक्वल में 0, तो क्रॉस गुणा करूंगा तो 6 के प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो 6 के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, अगर डिवाइड करूंगा 6 से तो 4/6 और हल करूंगा तो माइनस का 2/3 का मतलब 2/3 में डिवाइड करेगा और माइनस का जो चिन्ह वो कहेगा भाई ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नली विभाजन हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बाह्य रूप से 2/3, बाह्य रूप से 2/3 है और वो बाह्य है, अंतर अंतर 2/3। पहला पॉइंट हमेशा पहले ही लेना है, ठीक है ना। तो विभाजन वो भाई है, वो किससे डिसाइड हो रहा है, वो आपका डिसाइड हो रहा है माइनस के चिन्ह से, किससे डिवाइड हो रहा है माइनस के चिन्ह। रिपीट कर रहा हूँ, सवाल क्या था, इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी और वो लाइन एक्स वाई तल से पास हो रही है, एक्स वाई तल से पास हो रही है, तो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो बताना है। अगर कोई लाइन एक्स वाई तल से पास हो रही है, एक्स वाई तल में जेड की वैल्यू 0 होती है, तो हम उस लाइन का, उस पॉइंट का
जिस पॉइंट पे एक्स वाई तल उसको काट रहा है उस पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूले से निर्देशांक निकालें तो z निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है z बराबर z2 इंटू में k प्लस में z1 इंटू में 1 डिवाइड में k प्लस 1। इसे z का मान 0 लिया तो k का मान आ गया -2/3। अब माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि विभाजन है वो बाह्य हो रहा है। कैसा हो रहा है? बाह्य। तो यहाँ अंतर था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन विभाजन बाह्य के साथ कैसा है? 2:3 है, 2 अनुपात है, ठीक है ना। ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टेटमेंट के रूप में। क्वेश्चन 100% रहेगा दशमलव प्रसार। सबसे पहले आपका जो काम है वो काम है क्या आपका जो परिमेय संख्या है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि इस परिमेय संख्या का जो p और q है वो एक दूसरे के कोप्राइम है क्या। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या जैसे p बटा q में आपको चेक करना है क्या p और q एक दूसरे के क्या है, कोप्राइम तो है ना। कोप्राइम का मतलब वो होता है जहां p और q का HCF ऑफ p एंड q कितना हो जाए। तो p और q कोई परिमेय संख्या p बटा q है उसमें p और q का कोप्राइम होना जरूरी है। जब कोप्राइम हो जाता है वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में आपको देखना है अगर परिमेय संख्या दो तरीके की होती है, शांत भी होती है और अशांत भी होती है। तो शांत हो रही है तभी पूछा है कितने दशमलव प्रसार है वो कितने डेसिमल के बाद में शांत हो जाएगा, डेसिमल के बाद में कितने अंकों पे शांत हो जाएगा। इसका मतलब शांत है अगर फ्रैक्शन, सॉरी, अगर p बटा q एक परिमेय संख्या वो शांत है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो बटे में है वहां पे आपको केवल 2 की और 5 की, 2 की पावर m और 5 की पावर n, केवल यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा बटे में कोई नंबर देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा नंबर होगा तो वो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो शांत के लिए बटे में केवल 2 और 5 ही होने चाहिए, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम होने चाहिए, इसका मतलब सिंपल रूप होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपको बताना है कि दशमलव प्रसार कहां तक जाएगा। तो दशमलव प्रसार है वो मैक्सिमम m और n में जो भी मैक्सिमम हो, दशमलव प्रसार है वो मैक्सिमम m और n पर जाकर शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है ना। इनमें दो भी जो भी मैक्सिमम है। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे आपको m की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 1 है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में 2 में और 1 में मैक्सिमम क्या है 2 है। तो दशमलव प्रसार है वो 2 दशमलव स्थानों पे जाके शांत होगा। कितने स्थानों पे? ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है भाई, ठीक है ना। आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है क्वेश्चन। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। शून्य बहुपद का शून्य क्या होगा, शून्य बहुपद का शून्य क्या होगा, जीरोज क्या होगा। तो सबसे पहले कोई बहुपद है वो शून्य कब होता है, जब वो शून्य के बराबर होता है, जब वो शून्य के बराबर होता है। शून्य का मतलब क्या, सीधा सा यहाँ पे शून्य का मतलब ये है कि इसके इनटू में जो वेरिएबल x है उसकी पावर चाहे 0 हो, क्योंकि पावर हमेशा पूर्ण संख्या होती है, चाहे वहां 0 के इनटू में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, चाहे वहां 0 के इनटू में जो वेरिएबल है इसकी पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, चाहे 100 हो। ऐसे ही आप आगे तक बढ़ते जाओ, सभी का रिजल्ट वो 0 ही आएगा। सभी का रिजल्ट क्या आएगा 0। सबसे पहले शून्य किसे कहते हैं, बहुपद का शून्य, घात या डिग्री। अच्छा, दो क्वेश्चन बना दी यहाँ पे। शून्य है वो कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन घात है वो कभी भी परिभाषित नहीं होती है इसकी, शून्य बहुपद की, शून्य बहुपद की कैसे नहीं होती इसको समझ लेना। अच्छा,
इसमें x का मान कुछ भी रख लो, क्योंकि जो x का मान रखते हैं वही शून्य होता है। शून्य क्या होता है? x के वो मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए। बहुपद क्या हो जाए? 0। पॉलिनोमियल क्या हो जाए? शून्य। ठीक है ना? तो x के वो मान जिनके लिए पॉलिनोमियल शून्य हो जाए वो उसके शून्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे x का मान चाहे कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट रिजल्ट तो 0 ही आएगा। चाहे आपका पॉलिनोमियल ऐसा होता, ठीक है ना, तो अभी x का मान कुछ भी ले लो, रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ x का मान कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5, कोई भी रियल नंबर, रिजल्ट 0 आएगा। इसका मतलब x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे बहुपद का मान 0 आएगा। बहुपद का मान क्या आएगा? 0। इसका मतलब x के बहुत मान है यहाँ पे, और x के वो सब मान है रियल नंबर। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो शून्यक है तो x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। लेकिन डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है घात। हाँ जी, डिग्री क्या होती है? घात। और घात भी कैसी? हाईएस्ट। हाईएस्ट जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं किसी पॉलिनोमियल। सपोज पॉलिनोमियल 0 है, वो इस रूप का होता तो घात 0 होती, इस रूप का होता तो घात 1 होती, इस रूप का होता तो घात 100 होती। सबका रिजल्ट तो आ रहा है 0 ही। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? शून्य बहुपद है। लेकिन यहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि घात 1 है, 0 है, 1 है, 100 है, या फिर आगे चलेंगे तो घात 1000 भी ले सकते हैं। तो वहां पे घात क्या है कि हम बता नहीं सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब एक शून्य बहुपद की डिग्री है वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। हमें तो क्या पूछा है? शून्यक पूछा है। क्या पूछा है? शून्यक। तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। शून्यक तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना? ऐसे स्टेटमेंट को डिग्री का मतलब घात है। डिग्री का मतलब क्या देखना है? घात। शून्यक वो है जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए। तो यहाँ 0 तो सभी के लिए हो रहा है, x का कोई भी मान रख लो, लेकिन सभी जगह 0 हो रहा है तो पावर 0 लूं, 1 लूं, 100 लूं, वो डिसाइड नहीं हो रहा। तो डिग्री डिसाइड नहीं है इसकी। अच्छा, ये आपका है मेंसुरेशन का। इसमें क्यूबॉइड का है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, क्यूबॉइड है। एक रूम है वो क्यूबॉइड की शेप का ही होता है। अब एक क्यूबॉइड या एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे वस्तु की जो लंबाई होती है वो हमेशा इस क्यूबॉइड के विकर्ण के बराबर होती है, ठीक है ना? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एलबीएस क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसके डायमेंशन है जो यहाँ दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी वस्तु की लंबाई है वो हमेशा विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है। और यहाँ पे आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 100 प्लस 100 प्लस 25, 225 का वर्गमूल कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 मीटर। 15। तो इस प्रकार आज के लिए पूरे 11 क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लास कंटिन्यू रखो। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।